चलो शुरू करते हैं। तो लिखें इसको थोड़ा सा। तो एक मिनट पहले मैं बता दूं आपको। तो देखिए हम लोग कर रहे हैं इंडेस 103 का रिवीजन, और उसमें हमने पिछले एग्जांपल्स को भी रिवाइज कर लिया, पिछला जो पढ़ा था उसको भी रिवाइज कर लिया, और कुछ एडिशनल पॉइंट्स हमने एडवांस कॉन्सेप्ट्स के नाम पर पढ़ लिए हैं। तो हमने ये देखा कि भाई अल्टीमेटली जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं एक्विजिशन मेथड, और एक्विजिशन मेथड में हमें देखना है कि भाई एक्वायरर कौन है, फिर हमें देखना है कि वो तो एक्वायरर कौन है ये पता चल गया, तो फिर तो एक्वायरी कौन है पता चल ही आएगा ना। फिर एक्विजिशन की डेट क्या है ये हमें पता करना होता है। फिर हमको नेट एसेट्स ऑफ एक्वायरी की लिस्ट तैयार करनी होती है। इसमें डीटीए डीटीएल का रोल आएगा, डीटीए डीटीएल भी आ सकता है, तो इंडेस 12 का रोल है, वो भी डिस्कस करेंगे। नेट एसेट्स ऑफ एक्वायरी चाहिए ऑब्वियसली एक्विजिशन डेट पर, और उसके बाद चाहिए हमें कंसिडरेशन ट्रांसफर, और इसके बाद अच्छा कंसिडरेशन ट्रांसफर, और इसके बाद जो स्टेप्स है उसमें हम क्या करते हैं बताइए। तो 4 स्टेप्स हो गई। फिर हम एनसीआई कैलकुलेट करेंगे, फिर गुडविल और या जीओबीपी का कैलकुलेशन होगा, और आखिरी में हमें लास्ट स्टेप में एंट्रीज करनी होगी और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। ये पूरी कहानी का सार ये है। अच्छा, एंट्रीज में भी मैं आपको ये बता दूं कि जो नेट एसेट अकाउंट डेबिट टू कंसिडरेशन टू एनसीआई, ये जो एंट्री हम करते हैं ये तो होती है एट बीसी, एट बिजनेस कॉम्बिनेशन। एक्विजिशन डेट की एंट्री है तो कंसोलिडेट करने की एंट्री है, लेकिन सवाल में आपको कुछ चीजें प्री बीसी और कुछ चीजें पोस्ट बीसी भी आ सकती है एक बड़े सवाल में बाद की एंट्री। तो वो जाहिर सी बात है कि इंडेस 103 तो केवल यही लगेगा, इंडेस 103 बाकी जगह नहीं लगने वाला, ठीक है। और ये जो चौथी स्टेप हम पढ़ रहे हैं कंसिडरेशन ट्रांसफर की, इसमें हमने देखा भाई कैश एक्सेट्रा प्लस शेयर्स तो है ही, इसके अलावा डीसी भी आएगा, डेफर्ड कंसिडरेशन। सीसी, सीसी 2 बार मैंने लिखवा दिया था, इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय वाला नहीं आएगा, इन द कैपेसिटी ऑफ शेयर होल्डर वाला कंटीजेंट कंसिडरेशन आएगा, ठीक है। और इसके अलावा क्या था, स्टेप एक्विजिशन, ये केस भी हम पढ़ चुके हैं, स्टेप एक्विजिशन भी हम कर चुके हैं, और एसबीपी पर्स प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप सेटलमेंट और एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट ये भी पढ़ चुके हैं। तो हमें मेनली एसबीपी और पर्स तो बड़ा सिंपल है, पर्स में दिक्कत नहीं है, एसबीपी ही हमें अब पढ़ना है। तो आज की जो कहानी की शुरुआत है वो एसबीपी के लेकर है, तो हम वही पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो पहले मैं आपको एक नोट लिखवा देता हूं, थ्योरी पूरी लिख लेते हैं, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। थ्योरी लिख ले पहले, चलिए लिखें। शेयर बेस्ड पेमेंट may be or may not be part of consideration may not be part of consideration under acquisition method in step 4। शेयर बेस्ड पेमेंट कंसिडरेशन का पार्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है,
इक्वेशन मेथड में। पर ये शेयर बेस्ड पेमेंट यहाँ आया क्यों, इसका जरूरत क्या पड़ी, कि हमको तो समझ में नहीं आ रहा सर शेयर बेस्ड पेमेंट क्या है, क्यों है, किस लिए है, तो हम वही कंसेप्चुअली समझने वाले हैं। ठीक है, अब एक्चुअली क्या है जरा देखें, शेयर बेस्ड पेमेंट यानी एसबीपी की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए पहले थोड़ा सा इंडेस 102 में जाना पड़ेगा। तो हम यहां पर इंडेस 103 में 102 का तड़का लगाएंगे और एक मिक्स वेज तैयार करेंगे। ठीक है, इंडेस 102 लेकिन केवल बेसिक। जो स्टूडेंट्स मेरी ये क्लास, आप जो फेस टू फेस में है, जो मेरी ऑनलाइन ये क्लास देख रहे हैं, तो उसमें हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट ने 102 पढ़ा हो और कुछ ने नहीं पढ़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें यहां सिर्फ बेसिक देखना है, तो वो बेसिक तो मैं समझाऊंगी। इंडेस 102 का बेसिक हमें यहां सीखना है। तो इंडेस 102 बात करता है 3 तरह के शेयर बेस्ड पेमेंट की। एसबीपी जो 3 तरह के होते हैं, एक ESSBP, एक CSSBP और एक SBP विथ CA। 3 तरह के शेयर बेस्ड पेमेंट होते हैं सर। मतलब पहला लिख सकते हैं आप, इक्विटी शेयर, इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट, इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट। फिर कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट, और फिर शेयर बेस्ड पेमेंट विथ कैश अल्टरनेटिव। इंडेस 102 3 तरह के शेयर बेस्ड पेमेंट की बात करता है। इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट, कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट और एसबीपी विथ सीए, यानी शेयर बेस्ड पेमेंट विथ कैश अल्टरनेटिव। 3 की बात हो रही है। ठीक है, कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज को कहा 2 साल कहीं मत जाना, सर्विस कंडीशन क्या बोलते हैं इसे, और इन 2 साल में खूब मन लगा के काम करो ताकि कंपनी का प्रॉफिट 20% से बढ़ जाए, प्रोडक्शन 40% से बढ़ जाए, और ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, करो काम। परफॉर्मेंस कंडीशन, कौन सी कंडीशन, तो सर्विस कंडीशन और परफॉर्मेंस कंडीशन दी गई, लालच दिखाया गया। और कलियो कि कंपनी अपने शेयर्स सस्ते में देने की बात कर रही है या फ्री में देने की बात कर रही है, तो वो कहलाते हैं शेयर बेस्ड पेमेंट्स। क्या कहलाते हैं, कि एम्प्लॉय से कराओ काम, उसको रोको, कहीं जाने मत दो, परफॉर्मेंस इंप्रूव करो और उसको लालच दो कि हम तुझे शेयर दे देंगे फ्री में सस्ते में, तो शेयर बेस्ड पेमेंट। और शेयर दे देंगे मतलब इक्विटी सेटल्ड, मतलब। लेकिन एम्प्लॉय को बोला कि नहीं तू काम कर, तू रुक, कहीं मत जा, और हम तुझे मालूम है 2 साल बाद, अच्छा शेयर दे देंगे 3 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, तो वो जो भी टर्म पीरियड होता है उसे कहते हैं वेस्टिंग पीरियड। क्या कहते हैं, वेस्टिंग को सामान्य इंग्लिश में बोलते हैं एलिजिबिलिटी। कि मैंने कभी 2 साल रुको, तो 2 साल कहीं जाना नहीं, तुम 2 साल पहले छोड़ के चले जाओगे तो भी नहीं मिलेंगे शेयर। अगर 2 साल काम कर लिया और परफॉर्मेंस अचीव नहीं किया, टारगेट अचीव नहीं किया, तो भी नहीं मिलेंगे शेयर। और ऑप्शनल होता है, कंपल्शन नहीं। मान लो तुम 2 साल रुक भी गए, तुमने परफॉर्मेंस टारगेट भी अचीव कर लिया, तो मैंने कहा चलो ले लो शेयर फ्री में सस्ते में, तो तुम नहीं चाहिए, जाओ मुझ पे एक एहसान करना कि मुझ पे कोई एहसान न कर, तेरा काम कर दिया, सलमान खान बन गया अपन। ठीक है, और सस्ते में मिल रहा है तो जरूरी थोड़ी भी सस्ते में जहर मिल जाए तो थोड़ी कि सस्ते में ले लो खा लो, नहीं खाना, और पैसे नहीं है तो क्या करें, सस्ते में है पर नहीं मेरे पास उतने पैसे भी नहीं है, तो ये ऑप्शन होता है हमेशा।
तो एम्प्लॉय को जब हम शेयर देने की बात करते हैं तो वो इक्विटी सेटल्ड होता है। हम एम्प्लॉय को कह रहे हैं काम कर, रुक 2 साल, काम कर, परफॉर्मेंस दिखा, और उसके बाद जो है हम तुझे 3 साल बाद कैश दे देंगे, तो ये होगा कैश सेटल्ड। क्या होगा? तो सर फिर आप इसको शेयर बेस्ड पेमेंट बोल ही क्यों रहे हो? शेयर बेस्ड पेमेंट बोल ही क्यों रहे हो? शेयर बेस्ड पेमेंट है ना, शेयर पेमेंट, पेमेंट थ्रू शेयर थोड़ी है। शेयर बेस्ड पेमेंट है, मतलब इसकी वैल्यू जो कैश दूंगा ना, उसकी वैल्यू भी शेयर की वैल्यू पर निर्धारित की जाएगी। आज मैंने आपसे बोला कि आज से 3 साल बाद, ठीक है ना, 10,000 शेयर दूं, 10,000 शेयर जितने के भी होंगे उतना कैश दूंगा, तो कैश की वैल्यू भी शेयर की वैल्यू पर बेस्ड है। शेयर बेस्ड पेमेंट का मतलब लोग समझते हैं कि ईसॉप हो रहे हैं, नहीं। शेयर बेस्ड पेमेंट मतलब हर वो पेमेंट जो शेयर भी हो सकता है और कैश भी हो सकता है, पर उसकी वैल्यू, अगर वो शेयर नहीं है तो उसकी वैल्यू, जो भी चीज आप दे रहे हो उसकी वैल्यू शेयर पर बेस्ड होगी। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड शेयर बेस्ड। तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉइज को कहा, या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज को कहा कि काम करो, रुको, परफॉर्मेंस दिखाओ, सर्विस करो, और हम तुम्हें सस्ते में, फ्री में शेयर्स दे देंगे, और या हम तुम्हें कैश दे देंगे। लेकिन कैश ऐसे नहीं कि 2 लाख दे दूंगा, नो। 3 साल बाद 10,000 शेयर जितने रुपए के होंगे उतने दे दूंगा, आज ही बता दूंगा, 2,000 शेयर के बराबर कैश दूंगा, आज ही बता दूंगा। तो ये कैश सेटल्ड कहलाए। और तीसरा है कॉम्बो। क्या है? कॉम्बो। एसबीपी है विद कैश का अल्टरनेटिव है। आज ही मैंने आपको बोल दिया कि 2 साल काम करो, 3 साल काम करो, और परफॉर्मेंस करो, टारगेट अचीव करो, ठीक। और या तो तुम मुझसे 2,000 शेयर ले लेना, और या 1,500 शेयर जितने रुपए के हो उतने रुपए ले लेना। या नहीं, अभी तो दे ही नहीं सकते ना, पहले काम करो, पहले रुको 2 साल कंपनी में, पहले काम करो, टारगेट अचीव करो। ये तो भविष्य का वादा कर रहे हैं। शेयर बेस्ड पेमेंट, तो या तो शेयर दे देंगे, या तो शेयर देंगे, या कैश देंगे, या दोनों का ऑप्शन दे दिया कि दोनों में से कुछ भी। अब मन में आएगा सर दोनों में से कुछ भी, तो डिसाइड कौन करेगा? तो ये दोनों कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा, और सब दिया रहता है क्वेश्चन में, वो इंडेक्स 102 का पार्ट है। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी की चॉइस होती है हम क्या देंगे, मतलब वो 3 साल बाद अब वो कंपनी डिसाइड करेगी कि हम ये देंगे, लो भाई शेयर। और जनरली आपने उसको ऑप्शन दिया था, चॉइस एम्प्लॉय की होनी चाहिए। तो खैर, ये शेयर बेस्ड पेमेंट की बात हो रही है, ठीक है। और यहां पर हम बात करते हैं अभी केवल ईएसएसबीपी की बात मैं आपके साथ करूं। और ईएसएसबीपी के लिए इंडेस 102 कहता है रिकॉग्नाइज्ड एट फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करते हैं, नॉट रीमेजर्ड एट ईच रिपोर्टिंग डेट। deferred over the vesting period, deferred over the vesting period, recognized through ECE SBPR, employees compensation expense और शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, ब्रैकेट में लिखेंगे पार्ट ऑफ इक्विटी। सर ये क्या लिखवा दिया? अभी एग्जाम्पल करेंगे तो क्लैरिटी आ जाए। पार्ट ऑफ इक्विटी
इंडेक्स 103 में शेयर बेस्ड पेमेंट का कंसिडरेशन में कुछ इंपॉर्टेंस होता है। एक्विजिशन का कंसिडरेशन निकालने के लिए शेयर बेस्ड पेमेंट का कुछ इंपॉर्टेंस है। वो इंपॉर्टेंस क्यों है, मन में ये भी आएगा यार शेयर बेस्ड पेमेंट का वहां काम ही क्या आ रहा है, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को एक्वायर किया, ये शेयर बेस्ड पेमेंट आ क्यों रहा है, तो वही पहले उस पोजीशन में लेके जाना है कि वहां आ क्यों रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर ये हो गया। तो सर एग्जाम्पल क्या है, मैंने कहा भाई देखो एग्जाम्पल ये है कि फेयर वैल्यू ऑफ ESSBP ग्रांटेड, कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज को ESSBP दिए हैं कुछ, उसकी फेयर वैल्यू आपको दे रखी है 3 लाख रुपए, वेस्टिंग पीरियड 3 इयर्स का है, FV एट द एंड ऑफ Y1 Y2 और Y3, अगले 3 साल इसकी फेयर वैल्यू मान लीजिए 310 350 और 370 की है। सर ये फेयर वैल्यू कैसे निकाली, तो वो तो फेयर वैल्यू मेजरमेंट आपको दिया ही रहेगा, नहीं तो इंडेक्स 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट पर है, पर जनरली यहां दिया होगा। ठीक है, देखिए एक बात समझिए, जैसे बोनस शेयर इश्यू करते हैं तो कंपनी की शेयर कैपिटल बढ़ गई क्रेडिट, और पैसे तो आते नहीं है तो पीएनएल डेबिट, प्रॉफिट डेबिट हो जाता है, पीएनएल सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल रिजर्व। ठीक है ना, तो यहां पर भी कंपनी क्या कर रही है, या तो फ्री में शेयर देने की बात कर रही है, या तो फ्री में शेयर देने की बात कर रही है, सस्ते में दे रही है। तो एक्चुअली मैडम ऐसे कुछ दे नहीं रही, बोनस तो वाकई फ्री था, यहां तो काम करा लिया ना उनसे। अरे अगर मान लो मैं आपसे काम करा के सैलरी दूं तो एंट्री क्या होगी, सैलरी टू कैश, और मैं काम करा के अगर आपको सैलरी के बदले में मशीनरी दूं तो सैलरी टू मशीनरी, अगर मैं चेक से दूं तो सैलरी टू बैंक, मैंने सैलरी के बदले में शेयर दे दिए तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू शेयर, किसी और के शेयर, इन्वेस्टमेंट, सैलरी टू इन्वेस्टमेंट, कुछ भी दे सकता हूं, और मैंने अपने शेयर इशू कर दिए तो सैलरी टू शेयर कैपिटल, तो नई बात थोड़ी है, सैलरी अकाउंट खर्चा है ना मेरा, तो ये भी तो मैं काम ही करा रहा हूं आपसे, मैं कहने को आपको कुछ दे रहा हूं, तो मैं उसकी फेयर वैल्यू निकाल रहा हूं। तो इंडेस कहता है भाई कि एंट्री पास करो, एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ₹3 लाख से टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट, जो ऊपर मैंने थ्योरी लिखवाई है ना उसको पढ़ते भी जाना। एसबीपी शेयर ESSBP को रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है, रिकॉग्नाइज करने के किसके थ्रू करेंगे, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस, नाम भी अच्छा दिया ना, सही तो है भाई, वो बेचारे काम कर रहे हैं रुके हैं तो उसको कंपनसेट करने के लिए उनको हमें कुछ देना है, तो देना है तो हमारा खर्चा है तो बढ़ेगा डेबिट, तो नाम रखा एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस। अब सैलरी तो किस मुंह से बोले, है ना, कमीशन किस मुंह से बोले, बोनस किस मुंह से बोले, परक्यूसिट किस मुंह से बोले, वो तो सबके मतलब सीख चुके हैं, अलाउंसेस किस मुंह से बोले, तो वो सब वर्ड शब्द तो सीख चुके हैं, तो फिर इंडियंस को लगा कि कुछ नया शब्द दे, तो उन्होंने एक नया शब्द दिया, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस। अच्छा सैलरी देना बाकी है तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो देना बाकी है तो लाइबिलिटी है, तो ये भी तो देना बाकी है, कौन सा भी दे दिया, तो इसलिए लाइबिलिटी बढ़ गई, क्रेडिट लाइबिलिटी बढ़ गई। लेकिन मैं लाइबिलिटी नहीं बोलूंगा इसको, क्योंकि वो आजकल के जमाने में क्या हो गया ना कि असेट, लाइबिलिटी और इक्विटी, इक्विटी को अलग ही रखा गया, मतलब इन डेस 109 जब आप पढ़ते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो जो फाइनेंशियल एसेट्स आएंगी, फाइनेंशियल लाइबिलिटी अलग होंगी और इक्विटी अलग होगी। ये देखा जाए इक्विटी लाइबिलिटी साइड ही तो आती है, पर वो बैलेंस शीट का हेडिंग अब बदल गया है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, पहले तो लाइबिलिटी और असेट होता था, अब क्या होता है असेट और इक्विटी एंड लाइबिलिटी, तो वो इक्विटी को अलग कर दिया। तो शेयर बेस्ड पेमेंट के बदले में क्या पैसे देने हैं मुझे टू कैश, नहीं नहीं, पता कैसे नहीं, पता है शेयर ESSBP है ना, ये तो ESSBP शेयर ही देने, तो ये लाइबिलिटी फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं,
ये लायबिलिटी, इसको इक्विटी का पार्ट मानेंगे, इसे शेयर ही इश्यू होने वाले मालूम है, इसलिए एसबीपी रिजर्व, एसबीपी, तो इस रिजर्व को इक्विटी में ही ले जाएंगे, है ना। और अगली एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस या लॉस कहां जाएगा? पीएनएल में। अब आपने देखो, मैंने जो कहा वो आप लिखते चले गए, वो गलत बात है। मैं तो टेस्ट कर रहा था कि आप लोग मेरी बातों को केवल लिखते हैं, ध्यान देते हैं। 3 लाख वैल्यू है टोटल और 3 साल है, तो मैंने लिखवाया था ऊपर डेफर्ड। क्या लिखवाया था? तो आप बताएं क्या करना चाहिए था आपको? 1 लाख आएगा। 3 लाख रुपए है ना आपकी फेयर वैल्यू उस खर्चे की। अकाउंटिंग का नॉर्मल कंसेप्ट लगा रहा हूं, इंडेस 102 बोल दिया तो डरना मत। अरे 3 लाख रुपए उस एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस की वैल्यू आ रही है, तो 3 साल में डिफर करना चाहिए ना मुझे। तो लिखा है क्वेश्चन में, मैंने ऊपर लिखवाया भी, देखो डिफर्ड ओवर द वेस्टिंग पीरियड। क्या लिखा है? हो गया। तो फिर एंट्री पास क्या होगी? 1 लाख रुपए से। हर साल 1-1 लाख का खर्चा बुक करूंगा ना, अकाउंटिंग तो ऐसी चलती है। तो पहली बार कर रहे हो क्या डिफर्ड? नहीं ना। अगर कोई चीज का बेनिफिट अगर ओवर द पीरियड्स मिलता है तो ओवर द पीरियड वो एक्रू होता है, ये तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। एडवर्टाइजमेंट देखो, अब आप पुरानी बातें कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट एक जमाने में डेफर्ड होता था, अब एज 26 या इन डेज 38 आने के बाद इनटेंजिबल एसेट्स उस पर लगता है, वो इमीडिएट राइट ऑफ होता है। एडवर्टाइजमेंट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नाउ, ठीक है। लेकिन बात एडवर्टाइजमेंट की नहीं है, बात है ओवर द ईयर बेनिफिट्स की। जितने सालों में मुझे काम करके देंगे एम्प्लॉय, उस खर्चे को उतने कामों सालों में बांटूंगा। मैचिंग कंसेप्ट था ये तो। क्या था? मैचिंग समझते हो ना? इनकम और एक्सपेंस को, इनकम अगर फॉर द ईयर है तो एक्सपेंस भी फॉर द ईयर है। मैचिंग होना चाहिए ना, बिल्कुल वो साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया, हाँ गाना मैचिंग कॉन्सेप्ट ही था, ठीक है। आगे बढ़े, तो ये हो गया। तो ये पहले साल की एंट्री हुई है Y1, और इन Y1 एंड Y2, Y1 और Y2 में सिमिलर एंट्रीज पास्ट, में वापस करने की जरूरत नहीं है। Y1 और Y2 में सिमिलर एंट्रीज पास्ट, और Y2 एंड Y3, मैंने गलत लिखा, Y2 एंड Y3 सिमिलर एंट्रीज पास्ट, एंड एट द एंड ऑफ Y3, एट द एंड ऑफ Y3 एंट्री बोलेंगे, शेयर इश्यू हो जाएंगे ना। हम मान के चल रहे हैं अभी शेयर, हम क्योंकि बेसिक ले रहे हैं, हम कोई पूरा इंडेस नहीं पढ़ रहे हैं। शेयर इशू वैसे नहीं इशू होते तो रिवर्स कर देता, और क्या, खत्म बात। तो एसबीपी रिजर्व अकाउंट डेबिट और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। वो प्रीमियम भी आ सकता था, अभी कुछ दिया नहीं तो अपन मान लेते पूरे ही कैपिटल है, कितना? 3 लाख, खत्म। तो एसबीपी रिजर्व खत्म हो गया और शेयर कैपिटल बढ़ गई, खत्म हो गई बात। क्लियर? इक्विटी सेटल्ड की बात थी। अब देखो, मैं आपको यहां पे एक बात बताना चाहूंगा कि इसॉप वर्ड ही नहीं है अब दुनिया में अकाउंट्स की। इंटर में जब आप इसॉप पढ़ते थे तो इसॉप की अकाउंटिंग पर भी कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं था, वहां एक गाइडेंस नोट है, आप उससे करते थे। पर वहां आप, मुझे याद है अच्छे से कि वहां आप ईसीई को तो डेबिट करते थे, पर वहां क्रेडिट एसबीपी रिजर्व नहीं होता था, वहां होता था ईसू, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग।
तो वो पुरानी बातें हैं, अब यहाँ बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है। हालांकि वहां भी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही थी, यहाँ भी हो रही है, पर वहां अलग तरीके की अकाउंटिंग थी, वहां कैश अभी पैसा भी आ रहा है। मैंने अभी बहुत सिंपल केस लिया, तो अपन उसको छोड़ा, अपन इंडेस 102 की बात करें कि बेसिक बात तो यही है, एसबीपी रिजर्व टू इक्विटी शेयर करें। ठीक है, चलिए, ये 3 लाख से एंट्री हो गई यहां पर एम्प्लॉयज कंपनसेशन। सर ये क्यों दिया आप? तो भाई इंडेस 102 कहता है रीमेजरमेंट होता ही नहीं है इसका, इक्विटी सेटल्ड का, इक्विटी सेटल्ड का रीमेजरमेंट करते ही नहीं है इंडेस 102 में, इसलिए फेयर वैल्यू का कोई मतलब ही नहीं। वो तो आपने एक बार ग्रांड डेट पे रिकॉर्ड कर लिया, अब उतने के शेयर आपको इशू करने पड़ेंगे। क्लियर हो गई बात? जितने का आपने अनाउंसमेंट कर दिया वो आपको शेयर इशू करने पड़ेंगे। ये जनरल बात बता रहा हूं मैं, इंडेस 102 नहीं बढ़ा रहा हूं अभी आपको डेप्थ में जाके, मेरा उद्देश्य वो है ही नहीं। आपका जो इंडेस 103 का सवाल आएगा वो ये नहीं आएगा, इसके आगे का आएगा। वो क्या आएगा वो मैं अब बताऊं, अब सुनना कि हमने ये क्यों पढ़ा। बी लिमिटेड एक कंपनी है, उसने अपने एम्प्लॉय को ईएसएसबीपी दे रखा है। मैं वैल्यू को 5 लाख कर देता हूं, 3 थी 5 हो जाएगी उसमें क्या, और साल भी 5 कर देता हूं, तो 2 साल बीत चुके हैं, तो बी लिमिटेड एंट्री पास कर चुकी है, 2 बार एसबीपी रिजर्व में क्रेडिट जा चुका है, तो बी लिमिटेड की बैलेंस शीट में एसबीपी रिजर्व है अदर इक्विटी में 2 लाख का। ठीक, और अब इन्हें उसको एक्वायर कर लिया है, इन्हें उसको, और इन्हें मुझे ये क्या है, बैलेंस शीट देख, ये क्या है ये, बोले ये एसबीपी रिजर्व है। बोले क्या? बोले वो एम्प्लॉयज को हमने शेयर देने का बोल रखा है कि वो 5 साल सर्विस देंगे, तो ए लिमिटेड ने जोश जुनून में आके बोल दिया ठीक है तुम मत देना, हम दे देंगे शेयर, हम देंगे हमारे। मतलब जो सब्सिडरी बनी है अभी आपकी, वो अपने एम्प्लॉय को शेयर इशू करने वाली थी, और आपने बोला हम शेयर दे देंगे। तो अब पेरेंट कंपनी एम्प्लॉय सब्सिडरी के एम्प्लॉय को शेयर इशू करेगी, उसकी एंट्री हम सीखे देखेंगे क्या होती है, वो हमें वो नहीं। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ध्यान देना, अगले 3 साल के लिए तो मुझे दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज मैंने कंट्रोल एक्वायर कर लिया, 3 साल वो मेरे लिए ही काम करेंगे, और मैं पैसे दे रहा हूं शेयर 5 लाख के, तो मैं आगे 5 लाख के शेयर देने का वादा कर रहा हूं। जो 3 साल अब आने वाले हैं उसमें तो मेरा ही कंट्रोल है, और मैं उनको 3 लाख रुपए के शेयर दे रहा हूं। लेकिन ये क्या बात हुई यार, 2 साल तो वो सब्सिडरी की सर्विस कर रहे थे, तो वहां सर्विस कर रहे थे, मजे उन्होंने लिए, और पैसे में देने की बात कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मैं एक्वायरी को फेवर कर रहा हूं, कहीं ना कहीं मैं एक्वायरी को, तो और एक्वायरी को फेवर करने का नाम ही तो कंसिडरेशन है, एक्वायरी को फेवर ही तो कर रहे हैं हम, तो ही तो कंसिडर, भाई उसको कुछ दे ही रहे ना, तो भाई हम बेनिफिट लेके हम ही पैसे दे रहे होते तो कोई बात नहीं थी, वो बेनिफिट लेके अगर वही पैसे दे रहा होता है, शेयर दे जो भी दे रहा होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन बेनिफिट उसको और पैसे हमारे, तो फिर कंसिडरेशन है। तो मेरे हिसाब से ये 2 लाख रुपए प्री बिजनेस कॉम्बिनेशन का हिस्सा है, और 3 लाख रुपए पोस्ट बिजनेस कॉम्बिनेशन का हिस्सा है, और चूंकि सवाल में अवार्ड रिप्लेस हुआ है, क्या हुआ है, रिप्लेसमेंट बोलते हैं इसको, कि भाई तुम्हारे शेयर मत देना, हम हमारे शेयर भी देंगे, तो ये मैंडेटरी रिप्लेसमेंट हुआ है, तो इसमें प्रपोर्शनेट हिस्सा जो है 2 लाख, वो प्री बीसी पोर्शन माना जाएगा, वो कंसिडरेशन का पार्ट होगा, और बाद में जो 3 लाख रुपए होंगे वो बीसी का पार्ट नहीं होगा, वो पोस्ट बीसी होगा, उसकी एंट्री आगे देखेंगे, वो इंडेक्स 102 के हिसाब से एंट्री होगी उसकी। तो किस्सा समझ में आया क्यों? अगर ये लिमिटेड बोलता हमें मतलब ही नहीं है यार इससे, हमें मतलब नहीं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, कुछ नहीं करते। और ये भी हो सकता था, नहीं इसमें कुछ नहीं करते, नहीं इसमें एक पॉइंट आएगा, एक केस ये बन सकता था मैंडेटरी रिप्लेसमेंट हुआ, एक ऑप्शनल रिप्लेसमेंट होता, देखेंगे करना हुआ तो कर देंगे, देखे पक्का नहीं, पक्का, तो जब पक्का नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकते, अभी तो कंसंट्रेशन की बात ही नहीं होगी, आपने कुछ बोला ही नहीं तो फिर कुछ भी नहीं करना है, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, अभी हमें मालूम नहीं, अभी कुछ कह नहीं सकते, तो फिर कुछ हम अभी वो कह नहीं सकते तो हम कर नहीं सकते, और जब तुम कह नहीं सकते तो हम कर नहीं सकते, सिंपल सा फंडा है ना, तो कुछ नहीं करना है। तो ये था ऑप्शनल रिप्लेसमेंट, क्या था ये, और एक है
एक है नो रिप्लेसमेंट, नो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे हम, ठीक है ना, पुराना अवार्ड ही चलने दो, पुराना अवार्ड ही तुम तुम्हारे देते रहना, क्योंकि बी लिमिटेड बंद नहीं हुई ना। अरे बी बंद थोड़ी करी है मैंने, ए लिमिटेड में बी लिमिटेड के 70% शेयर रखवाए कि बी बंद नहीं हुई, बी चलती रहेगी, तो तुम तुम्हारा कर लेना, हम नहीं करेंगे, तो उसका कुछ अलग ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो बस यहीं से कहानी की शुरुआत होती है, एसबीपी में कंसिडरेशन का क्या रोल है। बेसिक बात समझ में आती है ना। तो अब मैं पहले इसकी आपको थ्योरी लिखवा देता हूं यहां पर कि भाई क्या कहानी है, ठीक है। नहीं, देखो कंटिंजेंट लाइबिलिटी वर्ड इंडेक्स 102 का नहीं भाई, वैसे तो फिर हर जगह की लाइबिलिटी में तुम इंडेक्स लगा दोगे क्या 37, नहीं, लाइबिलिटी के लिए और भी स्टैंडर्ड डील करते हैं, ऐसा थोड़ी कि लाइबिलिटी के बहुत अलग, जैसे हम बात करें एसेट्स, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी, फाइनेंशियल एसेट भी एसेट है, उस पर 109 लगेगा। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में इंडेक्स 28 लगेगा। सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट है तो 103 और 110 लगेगा। तो ऐसा थोड़ी है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका कहना सही है कि सर उन्होंने कह दिया दे भी सकते नहीं भी दे सकते, तो ये कंटिजेंट है। अरे नहीं भाई, ये पर्टिकुलरली जो शेयर बेस्ड पेमेंट की लाइबिलिटी है इसको 102 भी डील किया गया, तो ये 102 के हिसाब से चलेगा। हाँ जी, नहीं करेंगे, कब करेंगे मुद्दा ये है। हम तो एट बीसी क्या करेंगे वो बात कर रहे हैं, 103 पढ़ रहे हैं हम तो एट बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या करेंगे वो पढ़ रहे हैं। करें भाई, जब भी ट्रांजेक्शन होगा कुछ तो रिकॉर्ड तो करेंगे भाई। हमने बोला कुछ करें ना करें, हम रिप्लेस करें ना करें, तो या तो हम इशू करेंगे या सब्सिडरी इशू करेगी। जब सब्सिडरी इशू करेगी तो सब्सिडरी एंट्री कर लेंगे, हम इशू करेंगे तो हम एंट्री कर लेंगे। लेकिन कब करेंगे, जब होगा तब आगे, आज तो कुछ क्लियर ही नहीं है ना। इंडेक्स 103 एट बीसी है, ना प्री बीसी ना पोस्ट बीसी। हाँ, सवाल में आपको एग्जाम में आ सकता है प्री बीसी की एंट्रीज, एट बीसी की एंट्रीज और पोस्ट बीसी की एंट्री। समझ में आ रही बात। तो प्री बीसी और पोस्ट बीसी 103 के हिसाब से नहीं चले, एट बीसी 103 के हिसाब। क्या ये बात समझ में आती है। तो यहां पर मुद्दा यह है, कंसीडर बैलेंस शीट में टी फॉर्म में बनवा देता हूं। पता नहीं क्यों, बात तो है कि टी फॉर्म में बैलेंस शीट दिखती है तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है ना, ज्यादा ढंग से समझ में आता है। तो अपने प्रेजेंटेशन के लिए अपन करवा रहे हैं, ये ए लिमिटेड है और ये बी लिमिटेड। ये 31 मार्च X2 की बैलेंस शीट में दे, इक्विटी शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी, मैं ये एसबीपीआर अलग से दे रहा हूं, हालांकि वो अदर इक्विटी का ही पार्ट है, और मेरे को सवाल में एसबीपीआर देना है। और ये लाइबिलिटीज, ये एसेट्स, ए लिमिटेड और 1800, यहां पर एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, यहाँ नहीं है एसबीपीआर, यहाँ कितना कर लेंगे 350,
अदर इक्विटी 200, ठीक है, ये आपको दे रखा है। एसबीपी रिजर्व 50, फेयर वैल्यू ऑफ एसबीपी अवार्ड 125, वेस्टिंग पीरियड 5 years, 2 years, completed on 31st March X2। 5 साल का 125, दो 1 साल का 25, 2 साल का 50। बी लिमिटेड की बुक्स में 25 और 25 50 रुपए एसबीपी रिजर्व है, आप देख सकते। क्लियर है? एग्जाम्पल यहां लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर ऑन 14X2, अगले ही दिन, ए लिमिटेड एक्वायर्स 70% of shares of B Limited. A Limited acquires 70% shares of B Limited, ठीक है। एट रुपीज 600, ₹8,600 हो गया। ये कैश ले लेता हूं, है ना, असेट्स में कैश है, ठीक। हो गया इतना। अब आप लॉजिकली बताइए मुझे, अज्यूम दैट, ये भी लिख लें, मैंडेटरी रिप्लेसमेंट ऑफ एसबीपी। समझ गए आप? सर मैंडेटरी रिप्लेसमेंट का मतलब एक्वायरर ने एक्वायरी, ये ऐसा लिख लें, एक्वायरर ने एक्वायरी को क्या कहा, को कहा कि मैं आपके एम्प्लॉइज को, मैं आपके एम्प्लॉइज को, बोलो क्या, न्यू अवार्ड्स, अवार्ड वर्ड यूज किया गया वहां पे, इशू करूंगा, ये कहा। हो गया इतना। ये मैंडेटरी रिप्लेसमेंट का मतलब है। तो ये ओल्ड अवार्ड की वैल्यू थी, वैसे वैल्यू थी, ओल्ड अवार्ड की वैल्यू थी, ठीक। अभी मैं सवाल पूरा नहीं, तो अब आप बता सकते हैं मुझे कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। 50 भी तो कंसिडरेशन में जुड़ जाएगा, है ना। तो एंट्री बताया तो जरा, एसेट डेबिट, अभी अज्यूम कर लेते हैं फेयर वैल्यू यही है, ये ऊपर लिख देते हैं, बीवी इक्वल टू एफ वी, लफड़ा खत्म, क्योंकि ये फेयर वैल्यू पे आएगा ना ये तो एसेट डेबिट कितनी करें, बी की जरा बताना है, 800,
ये एक्विजिशन की एंट्रीज होंगी, ऑन डोआ होंगी, मतलब एट बीसी, एट असेट अकाउंट डेबिट, ये इसमें मत दो, ठीक है, नहीं नहीं, हाँ, एसेट अकाउंट डेबिट 800, टू लाइबिलिटीज बोलेंगे क्या? अजी 50, ठीक है, और टू कंसिडरेशन आप कितना बोलते थे? 600, टू कंसिडरेशन, ठीक है, तो 600 या 650? 600, वेरी गुड, क्योंकि आप 600 तो वो दे रहे हो और 50 वो दे, बस यही कहानी समझानी थी, 600 प्लस 50, ठीक है, 650, ठीक है, टू एनसीआई एफबी पे निकाल दो, फेयर वैल्यू पे 650 से चलेंगे ना, अरे 195, कैसे? अच्छा पसना पे आपने किस पे निकाल दी? फेयर वैल्यू पे निकालो ना, 650 जो है वो, हाँ, टू 278.5 हो गया क्या? हाँ, क्या, किस तरफ, डेबिट या क्रेडिट? तो गुडविल आ गई बैलेंसिंग फिगर 108.5, ये आपने बताया मुझे कैलकुलेट करके, ठीक है, तो ये एक बेसिक बात आपके समझ में आ जाती है कि हाँ यार तो ठीक है, 600 तो वो दे रहे थे, 50 और दे रहे हैं, अब भविष्य में जब ये एसबीपी, अच्छा अगली एंट्री बोले, कंसिडरेशन अकाउंट डेबिट 650 टू कैश अकाउंट 600, और वो जो एसबीपी रिजर्व था वो आ जाएगा ना यहाँ पे, टू एसबीपी रिजर्व अकाउंट, ये यहां आ गया। अब अगले 3 साल ये कंपनी एंट्री करेगी ईसीई टू एसबीपी रिजर्व, ईसीई टू एसबीपी रिजर्व, ईसीई टू एसबीपी रिजर्व, 25 25 25 75 प्लस ये वाला 50, 125, और ये शेयर इशू कर दे, ऐसे ही कुछ होना चाहिए, तो ये सिस्टमेटिक आपको समझ में आ गई, यार ये सीन ऐसे बनेगा। तो अब उस पर अब आ रहे हैं, अभी अपन ने सवाल को सिंपली वे में ले लिया कि फेयर वैल्यू आपको दे रखी थी, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं यहां पर, अब इसके थ्योरेटिकल पॉइंट्स लिखेंगे ना, अब इसके डेप्थ में जाएंगे कि क्या क्या केस बनेंगे और क्या क्या करना है हम, ठीक है, किसके आगे की, हाँ, कौन सी, ये वाली, हाँ हाँ, इसके बाद वाली वही एंट्री, एसबीपी रिजर्व आ गया ना क्यू में 50, अब अगले 3 साल आपके हैं, हर साल का 25 है, तो ये ऊपर वाली एंट्रीज तो करवाएंगे हर साल, ये अब ये 2 साल इसने की थी, 3 साल ये एंट्री करेगा, ईसी टू एसबीपी रिजर्व, ईसी टू एसबीपी रिजर्व, ईसी टू एसबीपी रिजर्व, पीएनएल टू ईसी, पीएनएल टू ईसी, पीएनएल टू ईसी, इसके बुक्स में एसबीपी रिजर्व 75 का क्रिएट हो जाएगा, 50 का ले आया, 125 हो जाएगा, शेयर इशू कर दे, वही ऊपर, इसीलिए तो पहले करवाई थी, इसीलिए पिक्चर में वो सीन पहले ही दिखा दिया था मैंने,
ठीक है, तो ये एक जनरल आइडिया मैंने आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क दे दिया कि देखो ये इसलिए आ रहा है कंसिडरेशन। ठीक, तो अब हम आते हैं शेयर बेस्ड पेमेंट, वापस लिखना पड़ेगा अपने को ढंग से। शेयर बेस्ड पेमेंट हमारा हेडिंग वैसे यही था, देखो आप सबसे पहले मे बी और मे नॉट बी ए पार्ट ऑफ कंसिडरेशन, उसी पे कहानी चल रही थी। तो इसमें तीन बातें हैं। पहला है मैंडेटरी रिप्लेसमेंट, ये ईएसएसबी की बातें चल रही है। हाँ, लिखना चाहिए। हालांकि 103 में बातें वैसे उसी कॉन्सेप्ट पे होंगी, ये दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या होता है, कैश आप दोगे, सीएस कैश सेटल्ड होगा, तो वो फिर इक्विटी का पार्ट है, तो लाइबिलिटी, ठीक है ना। ठीक, तो ये तो आपने मैंडेटरी रिप्लेसमेंट की बात की। दूसरा है ऑप्शनल रिप्लेसमेंट, और तीसरा है नो रिप्लेसमेंट। अच्छा, यहां सीबीएस बना लोगे आप, ये जो ऊपर हमने बनाई थी। अच्छा, एक चीज और, हाँ, यहां पर हमने 600 रुपए की एंट्री क्या होगी बताएं। मैंने वो एंट्री अभी नहीं की ना, इसके पहले की एंट्री होगी। अरे इन्वेस्टमेंट टू कैश तो होगी ना, इन्वेस्टमेंट टू कैश टू एसबीपी रिजर्व, तो वो इसलिए मैंने नहीं करवाई, ठीक है ना। मतलब वो कंसोलिडेशन में इन्वेस्टमेंट खत्म हो गए, क्लियर। तो मैंडेटरी रिप्लेसमेंट और ऑप्शनल रिप्लेसमेंट और नो रिप्लेसमेंट, इसमें बिल्कुल आएगा ना। आपने एंट्री क्या करी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 650 से तो हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट वो एक्चुअली जो असेट और लाइबिलिटी आ गई, ठीक है ना। तो जब आपने एंट्री क्या पास करी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 652 कैश, तो आ गया ना, तो अपने आप ही आएगा, ठीक है। ये हो गया मैंडेटरी रिप्लेसमेंट और ऑप्शनल रिप्लेसमेंट और नो रिप्लेसमेंट। अब पहले इसका मैंडेटरी रिप्लेसमेंट का मतलब क्या था, ये बताओ पहले, मैंने ऊपर लिखवाया भी था। मींस एक्वायरर ने एक्वायरी से क्या कहा, क्या कहा बोलो, ऊपर लिखवाया है कि मैं आपके एम्प्लॉइज को न्यू अवार्ड्स इशू करूंगा। मेरे को लिखना पड़ रहा है ऐसे, ये है मैंडेटरी रिप्लेसमेंट। तो इंडेस 103 में इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है वो देख। इंडेस 103, इसमें मैं आपको थोड़ा सा स्टेप्स बता देता हूं। स्टेप 1 नोट करना, सिर्फ अभी नोट करने पर ही ध्यान होना चाहिए। स्टेप 1 जो है वो स्टेप 1 है, लिखेंगे ऑर्गेनाइज एफवी ऑफ ओल्ड अवार्ड्स एंड न्यू अवार्ड्स। पहले स्टेप में कुछ भी बड़ी कहानी नहीं करनी है अपने को, ठीक है ना। केवल ओल्ड अवार्ड्स और न्यू अवार्ड्स की फेयर वैल्यू पता कर लेनी है, ठीक है। ओल्ड को हम ओरिजिनल भी बोल सकते हैं, ओरिजिनल अवार्ड बोलते हैं, ठीक है।
इसमें कुछ अकाउंटिंग नहीं हुई, सवाल में आपको दिया रहेगा कि भाई भाई उसका रीजन समझना, ओल्ड और न्यू का भी मतलब समझे। कितनी, जैसे हमने जो एग्जांपल किया था उसमें जो ओरिजिनल अवार्ड था उसकी वैल्यू क्या थी, ठीक है। अब हमने क्या बोला, हम देंगे तो हो सकता है वेस्टिंग पीरियड चेंज कर दें, कोई कंडीशन चेंज कर दें, कोई टारगेट कम ज्यादा ऊपर नीचे कर दें, तो हो सकता है फिर उसकी फेयर वैल्यू चेंज हो जाए, कम ज्यादा हो जाए। तो ऐसा हो सकता है। अभी मेरे सवाल में तो मैंने कुछ करा नहीं था, लेकिन ऐसा हो सकता था, ठीक है ना। तो यहां पर सबसे पहले आपको सवाल में ये देखना होगा कि भाई ओरिजिनल अवार्ड जो है उसकी फेयर वैल्यू क्या है और नए अवार्ड की फेयर वैल्यू क्या है। सेम भी हो सकती है और वो अलग भी हो सकती है, ठीक है। इसमें कुछ करना नहीं था, केवल ऑर्गेनाइज, मतलब अपने इकट्ठा कर लिया डेटा, यार ये दोस्त, क्योंकि यार जब कॉम्प्रिहेंसिव सवाल आएगा तो इसमें गलती करते हैं स्टूडेंट एसबीपी में, तो अपने दिमाग में स्टेप क्लियर होनी चाहिए। अब स्टेप 2, प्री बीसी को, मैं थोड़ा सा यहां पे एंग्लो इंडियन बन गया हूं क्योंकि यहां दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को, इसलिए लैंग्वेज थोड़ी सी देसी विदेशी मिक्स चलेगी। प्री बीसी को जितना पोर्शन रिलेट होगा वो कंसिडरेशन में इंक्लूड होगा, में इंक्लूड होगा, ठीक है। प्री बीसी को जितना पोर्शन होगा वो कंसिडरेशन में इंक्लूड होगा, ठीक। अब मेरे को ऊपर वाले सवाल में देखकर बताओ कि कंसिडरेशन में मैंने कितना इंक्लूड किया था। 50 कैसे निकाला था, वही तो बैलेंस शीट दे दी थी, पर मान लो बैलेंस शीट नहीं होती, मैं 125 देता और 5 साल देता और बोलता कि 2 साल हो गए, तो आप क्या करते, 125 इंटू 2/5, बस उसी को इंडेज ने फॉर्मूला बना दिया। बोलो लिखें, मैंने तो बैलेंस शीट दे दी आपको ताकि आपको क्लियर हो जाए, लेकिन अब यहां पर है वो पीसी में इंक्लूड होगा। तो एफवी ऑफ ओरिजिनल अवार्ड्स 125, याद आया, इंटू वीपी कंप्लीटेड, वेस्टिंग पीरियड कंप्लीटेड 2 साल, और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, नहीं एक मिनट, इसमें ओरिजिनल वीपी और टोटल वीपी विच एवर इज ग्रेटर। सर ये क्या कर दिया आपने, ओरिजिनल वीपी कितना था, 5, तो कुछ और नहीं दिया तो 5 ही ले लेना। अगर ओरिजिनल वीपी 5 था तो 3 बचे थे साल। अब वही वही वाली बात है, नई नई दुनिया, नए नए लोग, नया नया स्कूल, नया नया कॉलेज, नई नई बातें, नए नए दोस्त, नई नई कंडीशंस, नए नए रिश्ते, अरे हाँ या ना, नई नई कंडीशंस। तो हो सकता है ना वीपी भी चेंज कर दें कि हम तुम्हें एक काम करेंगे, भाई 3 बचे हैं पर ओरिजिनल वर्सिफिकेट 4 मानेंगे, तो अब तुम्हारे 2 ही बचे हैं, 2 चले गए, 2 बचे। तो ओरिजिनल कितना बचा था, ओरिजिनल कितना था 5, लेकिन टोटल कितना हो गया अब 4, पर 5 ही लेंगे क्योंकि विच इज ग्रेटर है। लेकिन अगर ये एक बढ़ा देते कि बचे हुए 3 नहीं, बचे हुए 4 साल है, तो फिर टोटल हो गया 6 और ओरिजिनल कितना था 5, तो 6 ले लेंगे। मतलब ये चाहते हैं, भाई इसको ऐसे सोचें, अगर 2/5 है तो 50 आएगा, अगर 2/6 होगा तो कितना आएगा, देखना 125 इंटू 2/6 कर लो, मान लो पीरियड बढ़ जाता, 125 को आपने किससे डिवाइड कर दिया, 2/6, तो 50 था, अब 41 कुछ हो गया, यानी कम हो गया, तो प्री बिजनेस कॉम्बिनेशन में कम गया, विचुअली ग्रेटर ले, हालांकि देखो मुझे बताना नहीं चाहिए, ग्रेटर लेते तो लेते, वो तो बात खत्म, ग्रेटर ही लेना है, ठीक है ना, लोअर नहीं लेना। मतलब इंस्टीट्यूट ने जब ये इंडेक्स बनाया तो उनका इंटेंशन था कि यार प्री बीसी पे कम बाहर आए, बिजनेस कॉम्बिनेशन के बाद
जो होना है हो जाए, अभी इस टाइम पे कंसिडरेशन में ले रहे हैं वही ठीक है। लेना क्यों चाहिए, सब्सटेंस ओवर फॉर्म दिख रहा है, तो पर ऐसा नहीं हो कि वो पीरियड के कारण बहुत ज्यादा इफेक्ट आ जाए, तो विचेवर इज ग्रेटर ले लिया। तो मेरे सवाल में विचेवर इज ग्रेटर का लफड़ा अभी नहीं था, पर ये आता है सवाल में। क्लियर? ये कौन सा पोर्शन आया, ये कौन सा अमाउंट आया जो बिजनेस कंसिडरेशन में इंक्लूड होगा। और अब हम उठ के आ जाएंगे स्टेप 3। अब पोस्ट बीसी को कितना रिलेट, अब आप सोचें मैंने आपको क्यों नहीं ये सब बातें पहले बताई। हम पहले नॉर्मल चले, एक सवाल करे, छोटे छोटे एग्जांपल्स करे, फिर रिवीजन पे आए, फिर इस पे आए। क्यों? ये आप सोचें अगर ये बचपन में दिखा दिया जाता तो फिल्म ही अलग हो जाती ना। जब हम बचपन में तो कार्टून फिल्म देखते हैं ना, तो फिर पोस्ट बीसी को कितना रिलेट करेंगे, अब ये प्रश्न आ जाएगा, पोस्ट बीसी को कितना रिलेट करेंगे। तो ये तो जाहिर सी बात है, ये तो फर्दर सर्विस का है, फर्दर फ्यूचर सर्विस का ही तो है ये, हाँ या ना, कि नहीं? ये सर्विस का ही है। तो इसपे तो इंडेस 103 लगेगा ही नहीं, तो नहीं लगेगा तो फिर कौन सा लगेगा? जो 2 लगेगा, और क्या लगेगा, और कोई है ही। ठीक है, तो अब यहां पर एफवी ऑफ न्यू अवार्ड देखेंगे, क्या देखेंगे, और माइनस अमाउंट कैलकुलेटेड अंडर स्टेप 2 को भी समझना है, क्या करना है समझते हैं। पहली बात तो 103 नहीं लगेगा। अब मान लीजिए हमारा ओरिजिनल अवार्ड 125 का था, लेकिन वेस्टिंग पीरियड चेंज हो गया, कंडीशन चेंज हो गई, सब कुछ चेंज हो गया, तो उसकी अवार्ड की फेयर वैल्यू भी 140 हो गई। कितनी हो गई? तो 125 में तो कुछ प्री था, कुछ पोस्ट था, लेकिन 140 वाला जो 25 से 15 140 का डिफरेंस है, वो तो पूरे ही पोस्ट है ना, वो तो पूरी बात की बात है। तो जाहिर सी बात थी, अब तो बिल्कुल नई बातें होंगी। ओरिजिनल अवार्ड, वो आप ऊपर प्रोपोर्शनल में ओरिजिनल अवार्ड क्यों लिया, उसका लॉजिक समझ में आ रहा है कि वो बात ही में पुरानी कर रहा है। अरे पुरानी तुम्हारी लाइबिलिटी में से जो मैं दे रहा हूं वो ले रहा था मुझे, तो वहां उसी का प्रपोर्शनल किया, लेकिन मेरी लाइबिलिटी तो नई वैल्यू से आएगी ना, फेयर वैल्यू। आप बोले सर रीमेजर करने का आपने मना किया, अरे वो तो मैंने, ये तो एड बीसी तो पहली बार ही अब हो रहा है ना। तो यहां पर ओरिजिनल अवार्ड की वैल्यू मान लेते हैं कितनी, जो भी थी 140 थी, तो 140 माइनस 50, 50 लिया था ना हमने, अपने सवाल में 50 आया था ना, अपने सवाल में प्री बीसी पीसी में 50 जुड़ा था ना, मतलब 125 से वो 140 हो गई, यही तो हुआ है। तो ये 15 तो पूरे ही प्री है, पोस्ट है, और इस 125 में 50 का प्री में आ गया था ना, तो 75 का पोस्ट में आएगा। तो मैं अगर बोलूं कि न्यू वाले 140 में स्टेप 2 का अमाउंट माइनस कर दूं तो 90 ही तो आएगा, वो 75 और 15 ही तो है। ये पोस्ट बीसी की एंट्री। अब सवाल जब बनेगा तो सामने आएगा तो और क्लैरिटी आएगी, लेकिन एक बार का तो ये धीरे से मैंने आपको बता दिया, आगे ले जा। अब अगर ऑप्शनल रिप्लेसमेंट है, क्या है बोलो, तो ऑप्शनल रिप्लेसमेंट का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो आपके मन में आया सर ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी, तो भाई कंटिंजेंट लाइबिलिटी नहीं है, उस पर तो फिर इंडेक्स 37 लगता है। ये लाइबिलिटी आ सकती है, नहीं भी आ सकती है, पर इसको डील किया अभी 102 ने, और 102 ने लिखा, चलो 102 क्या करेगा वो भी बात की बात है, 103 कहता है मैं इसको कुछ नहीं करूं, क्या करूंगा, क्या करूं, अरे मेरे को अगर इसको फेयर इंक्लूड करना है तो कुछ तो मेरे को बेस चाहिएगा ना कि मैं करने क्या वाला हूं। मैंने बोला हम मैंडेटरी रिप्लेसमेंट करेंगे,
मतलब हमने बोला हम शेयर देंगे, हम शेयर देंगे मतलब हम पुराने बात, उसकी पुरानी कुछ बात चीजों को, एप्लीकेशन को ले रहे हैं। तो यहाँ ऑप्शनल रिप्लेसमेंट है, क्लियर। तो यहां लिखेंगे नो ट्रीटमेंट, लिखें पहले फिर आपके साथ चर्चा भी करूंगा। नो ट्रीटमेंट अंडर इंड एस 103 not included anything in consideration, not included anything in consideration, है ना। और यहां पे इंपॉर्टेंट बात है, एंटायर अमाउंट relates to फ्यूचर सर्विस, पूरा का पूरा फ्यूचर पे है, 103 की बात ही नहीं। अब फ्यूचर में जो होगा उसकी अकाउंटिंग 102 से होगी, वो तो नॉर्मल है। अब है भैया नो रिप्लेसमेंट, क्या है, हम मना कर दिया हमने, तो यार तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम देंगे ही नहीं। तुमने जो मतलब अब फ्यूचर में वो सब्सिडरी अपने एम्प्लॉय को शेयर इशू करेगी। देखते हैं, अभी तो कंसोलिडेशन की बात चल रही है ना, ये तो देखते हैं। एक बात तो कंफर्म है कि इसमें कोई फेयर वैल्यू ऑफ न्यू अवार्ड होगी ही नहीं, क्योंकि न्यू अवार्ड है ही नहीं। तो इसमें भी स्टेप 1 आएगी। आप बोलोगे सर स्टेप 1 इसमें क्यों, मुझे पता है क्यों। स्टेप 1 इसमें क्यों करते हैं ना अभी। अच्छा एक बात बताइए, आपने कभी AS21 पढ़ा था, कंसोलिडेशन? ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो लिखे, पहले एक बार नोट कर लें, नोट करना पड़ेगा थोड़ा सा, मैं लिखवा रहा हूं। स्टेप 1 लिखेंगे आप, FV ऑफ ओरिजिनल अवार्ड्स ऑनली। आपके मन में ये आ रहा है कि सर जब नो रिप्लेसमेंट है तो कुछ कर ही क्यों रहे हो, यहां भी छोड़ दो। लेकिन मैं कुछ नोट करा रहा हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल अवार्ड्स ऑनली, तो ये तो स्टेप 1 उससे कंपेयर करते जाओ। यहां न्यू अवार्ड तो कुछ नहीं, तो ओरिजिनल अवार्ड की तो कोई फेयर वैल्यू तो होगी होगी। फिर है स्टेप 2, स्टेप 2, इसमें फॉर्मूला वही लगेगा जो अभी उधर स्टेप था में था। क्या था वो फॉर्मूला, बोले? FV ऑफ ओरिजिनल अवार्ड मल्टीप्लाइड बाय VP कंप्लीटेड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल VP और क्या था, टोटल VP। भाई आप नहीं भी लोगे तो भी वेस्टिंग पीरियड तो चेंज हो ही जाता है। शेयर बेस्ड पेमेंट में वेस्टिंग पीरियड चेंज हो सकता है, आपने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन मैं बता दूं आपको, सुनना ध्यान से। मैंने आपसे कहा कि 3 साल बाद दूंगा तो 3 साल वेस्टिंग पीरियड है। मैंने आपसे कहा 5 साल बाद दूंगा तो 5 साल वेस्टिंग पीरियड है। मैंने ऐसे कहा कि अगर मेरा प्रॉफिट पहले साल के एंड में 10% से बढ़ गया तो मैं 1 साल बाद ही दे दूंगा, लेकिन नहीं बढ़ा तो फिर 2 साल बाद में 20% बढ़ गया तो दे दूंगा, और नहीं बढ़ा तो 3 साल में 30% बन गया तो 3 साल बाद दे दूंगा। तो वेस्टिंग पीरियड मे बी 1 ईयर, मे बी 2 ईयर, मे बी 3 ईयर। तो जैसे पहले जब आप शुरू में खड़े हो 0th ईयर पे, तब तो आपको लग रहा है कि मैं पहले साल में टारगेट अचीव कर लूंगा, तो वेस्टिंग पीरियड 1 ही साल है। लेकिन ये तो पहले साल के एंड में जाके पता चलेगा कि अचीव नहीं किया, तो अब वेस्टिंग पीरियड 2 हो जाएगा, तो बढ़ सकता है। मैं और दूसरे साल भी हमने टारगेट नहीं पूरा किया, तो दूसरे साल के एंड में जाने के बाद टारगेट जब पूरा नहीं हुआ तब पता चल गया अब तो 3 साल पे जाएगी बात। तो वेस्टिंग पीरियड भी फिक्स भी होता है, वेरिएबल भी, इसलिए टोटल VP और विच एवर इज ग्रेटर ही लेना है।
और ये जो अमाउंट आएगा, ये आपको गुस्सा तो मुझ पे आएगा, लेकिन अब मैं क्या करूं, पहले लिखवा दूं, इंक्लूडेड लिखो तो सही, इन एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में ही आ जाए, इन एनसीआई। भाई मालिक के अलावा सब नौकर हैं, मैं तो एक ही बात जानता हूं भाई, आप इस बात को समझें कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में सब्सिडरी की असेट माइनस लायबिलिटी नेट असेट आ जाती है, ठीक है। इसका मतलब पूरी 100% इक्विटी आ जाती है, और उस 100% में से 70% हमारा है मान लो, तो 30% की एनसीआई निकल जाती है। तो इस एसबीबी रिजर्व की 30% थोड़ी करेंगे, ये तो पूरे ही शेयर है, ये तो इशू, ये कहां लिए हमने, ये तो पूरे ही शेयर किसी और को इशू होंगे, तो ये रहेंगे तो माइनॉरिटी ना। अरे ये कुछ भी नहीं करते, मालूम कुछ भी नहीं करते, तो वो वैसा का वैसे ही रहता है रिजर्व में। अच्छा एक बात बताइए, लाइबिलिटी है लोन, तो मैंने शॉर्ट टर्म लोन में लिख दिया या लॉन्ग टर्म लोन में, क्लासिफिकेशन की तो अंतर है, आया तो बैलेंस शीट में ही ना, आया तो बैलेंस शीट में। इज दिस क्लियर? मैंने इसीलिए आपसे पूछा था कि कभी आपने AS21 का कंसोलिडेशन पढ़ा है क्या, तो मैं आपको एक बात बताता हूं, जरा ध्यान से थोड़ा सा बस समझ लेना, आता है आपको, ये जो हम पढ़ रहे हैं वही वैसे ही था। ये एक होल्डिंग कंपनी है पेरेंट, और एक सब्सिडरी कंपनी है, उसकी बैलेंस शीट देता है, ठीक है। ये इक्विटी शेयर कैपिटल है 1,00,000 रुपए, और ये सब्सिडरी की जो इक्विटी कैपिटल है ना, ये मान लो इन्वेस्टमेंट है होल्डिंग कंपनी ने 90% कर रखे हैं, कितने कर रखे हैं 90%, यानी 10,000, मान लो 10,000 शेयर 10 रुपए वाले हैं, तो 9,000 शेयर एच लिमिटेड ने ले रखे हैं। तो जो सब्सिडरी की शेयर कैपिटल है वो होल्डिंग के इन्वेस्टमेंट है, वो यहां पे आगे मान लो 1,50 पे, आप बोलोगे 90,000 पे आने चाहिए, जब तो गुडविल आएगी। आपने 1,50,000 में ले लिए, 90,000 शेयर मतलब 90,000 का सामान आपने 1,50,000 में लिया कि नहीं भैया, इसकी यहाँ पे एसेट आएगी, यहाँ इसकी लाइबिलिटी आएगी कि नहीं, यही तो होता है भाई, ठीक है। मान लेते हैं कि ये असेट इसकी मैं दे देता हूं आपको 1,40 और लाइबिलिटी दे देता हूं 40, खत्म, अभी कोई अदर इक्विटी का लफड़ा नहीं रखा, तो कंसोल है ना, और इसकी मैं एसेट देता हूं आपको 2,00,000, इधर देखना, ठीक है, ये हो गए 3.5, लाइबिलिटी इसकी दे दी मैंने आपको 80, ये हो गए 270, ये बैलेंस शीट बन गई क्या, चेक कर लो। तो अब कंसोलिडेशन कैसे होगा जरा बताना, कंसोलिडेशन कैसे होगा, एक मिनट आराम से, 270 आएगा क्या, हाँ, 1,40 आएगा, हाँ, अरे कंसोलिडेट करेंगे ना, होल्डिंग सब्सिट्यूट दोनों की एसेट आएंगी ना, 80 आएगा, हाँ, 40 आएगा, हाँ, ये कैपिटल आएगी, हाँ, ये आएगी, ये दोनों कैंसल होंगे ना भाई, इसमें 90,000, ये जो इसमें से जो 10,000 है वो तो एनसीआई में आएगा। अरे इंडिविजुअल बैलेंस शीट की हर आइटम कंसोलिडेट में आएगी, चाहे वो नेट होके आए, चाहे आना है तभी तो टैली होगी वो। तो ये जो भाई सीधा सीधा कंसोलिडेशन कैसे होता है, अच्छा है बताओ, सीधा सीधा सबको जोड़ दो, काय का गुडविल, काय का कैपिटल रिजर्व, काय का एनसीआई, सबको जोड़ दो, है कि नहीं। लेकिन मुझे मैं और आप डेटर क्रेडिटर लेना देना है तो एलिमिनेट होना चाहिए। तो ये जो 1,50,000 है ये 90 के बदले में है, अभी मैंने प्रॉफिट लिया ही नहीं कुछ, तो 60,000 की क्या आएगी गुडविल, और ये 10,000 आ जाएगा एनसीआई माइनॉरिटी। देखो सीबीएस टैली करके दिखा देता हूँ, ये बन गई AS21 ही समझा दिया मैंने आपको इतनी सीधे, जबकि सबसे खतरनाक AS है, हालांकि पूरा नहीं समझाया। बताओ सीबीएस में बोलना असेट 340, लाइबिलिटी बोलो 1,20, आप ही बना रहे हो लो, इक्विटी कैपिटल सिर्फ होल्डिंग की बोलना 270, और अब क्या बच गया, ये बच गया 1 और 1.5, तो 1 के बदले में 1.5 थोड़ी दिया मैंने, तो 90 के बदले में 1.5 दिया, तो 60 की गुडविल, 60 की क्या आ गई गुडविल,
और माइनॉरिटी इंटरेस्ट जिसको आजकल हम एनसीआई बोलते हैं वो बोलो 10 ही। प्रॉफिट था ही नहीं ना कुछ, टैली है, देख लो टैली है वो, ओके ना टैली। अब मैं एक छोटी सी बात यहां लेता हूं कि यहां 170 होता और यहां प्रिफरेंस शेयर यहां पे 270 होता, चलो ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। एक्चुअली क्या है, मुझे समझाने के लिए तो पिछला समझाना पड़ रहा है, ठीक है ना, ठीक है। अब इस बैलेंस शीट में ये सीबीएस बनाना आ गया, मैं यहां पे एक नया एक और ले लेता हूं, मुझे क्या जाए, मेरा क्या जाए, मैं जबरदस्ती उसमें कर रहा हूं, आप और टेंशन में आ रहे हैं, मेरा पेज घर से थोड़ी लग रहे हैं, तो मैं भी कई बार ईएसटी पीएसटी मैं प्रेफरेंस कैपिटल ले रहा हूं, प्रॉफिट को नहीं ले रहा अभी मैं, है ना, और ये लाइबिलिटी ले लेता हूं, ये एसेट्स ले लेता हूं, और यहां पे इन्वेस्टमेंट ले लेता हूं इन ईएस और पीएस दोनों, ठीक हो गया इतना। चलो ये भी हटा दो, चलो छोड़ो, क्यों अपन जब ऐसी टेंशन पालें, अब टेंशन नहीं पालना जीवन में यार, लफड़ा हो जाता है वरना बहुत, है ना, ठीक है। ये एच लिमिटेड एक होल्डिंग है, एस लिमिटेड एक सब्सिडरी है, मेरे को बहुत जरा सी बात समझाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ रहा है। अब पढ़ क्या रहे हैं वो मत भूल जाना यार, ठीक है ना। एक्चुअली एक्वायरी की बैलेंस शीट में शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व है, ठीक है, और एक्वायरर ने बोल दिया है कि हम नहीं, तुम्हारा तुम जानो, तो वो उसकी लाइबिलिटी है ना, तो वो उसकी बैलेंस शीट में है, तो उसका इफेक्ट सीबीएस, वो सीबीएस में आएगा ही आएगा, तो आना ही है, तो कैसे आएगा वही बता रहा हूं। ये देखो, ये एसेट्स है, मान लो 1 लाख की कैपिटल है, 4 लाख की कैपिटल है, 3 लाख की पीएससी है, 50,000 की लाइबिलिटी है, ये हो गए 4.5 लाख, 7 लाख। सीबीएस वाला बहुत आसान होता है कंसोलिडेशन, नॉर्मल कंसोलिडेशन करना, ठीक है। यह एस लिमिटेड पे आता है, इसकी 1 लाख की कैपिटल ये है, 70,000 की कैपिटल ये है, ठीक है, और 30,000 की लाइबिलिटी है, 2 लाख हो गया। अब यहां पे इनकी 750 और 2 लाख, लिखना नहीं है ये आपको, आप नॉर्मल कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। ये 90% शेयर इसने ले रखे हैं 1.5 लाख रुपए, और ये हो गया 6 लाख, ठीक, और ये एसेट हो गई 2 लाख, इसके कोई इन्वेस्टमेंट है बस खत्म। अब मैं यही आपकी आंखों के सामने आपसे सीबीएस बनवा रहा हूं, ठीक, 6 और 2 8 लाख की एसेट्स कंसोलिडेट कर दिया, 50 और 30 80, बात खत्म। इक्विटी कैपिटल सिर्फ इसकी आएगी 4 लाख, आगे आगे 4 लाख, एक 90% लिया था ना आपने, तो 1 लाख नहीं, 90 के बदले में 1.5 लाख गुडविल, ये जो 10 बचा माइनॉरिटी एनसीआई 10,000, अरे हाँ या ना, पीएससी 3 तो इसकी और 70 इसकी, लेकिन 370 लिख दूंगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं लिखूंगा 3 और एनसीआई में लिखूंगा 70, मैं ये कह रहा हूं क्योंकि मालिक के अलावा सब नौकर है, मालिक सिर्फ एच लिमिटेड है, उसके प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी माइनॉरिटी है, मैं ये कहना चाहता हूं। लिखना तो 370 था, लेकिन मैंने 3 वहां लिखा और 70 माइनॉरिटी, मालिक के अलावा सब नौकर होते हैं, बात खत्म। अब आप कुछ भी बोल लो, सीएफओ सीईओ, मालिक के अलावा सब, तो वो ऐसी कुछ बात यहां की गई है, थोड़ी थोड़ी समझाने की कोशिश की कि वो जो लाइबिलिटी वो जो है वो एम्प्लॉय को शेयर इश्यू करने वाले हैं, तो वो इक्विटी मानी जा रही है, तो वो इक्विटी जो है एनसी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ये हमने थोड़ी सी बात करी, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं जा सकता क्योंकि सवाल जब आएंगे तो और क्लैरिटी होगी। मैं एक जनरल बात आपको, एक गाइडलाइन यहाँ पे मैंने शेयर बेस्ड पेमेंट की आपको दे दी, ठीक है। एनसीआई में क्यों इंक्लूड किया, अच्छा स्टेप 3 क्या होगी फिर,
आगे भी तो बढ़ेंगे। ये तो प्रोपोर्शनलिटी तो आया है, ये तो प्रोपोर्शनलिटी, ये एनसीआई तो 8BC तो होगा। अरे जो वैल्यू है मान लो 125, वो वैल्यू मान लो आपकी आ गई 50, तो 8BC है, तो वो एनसीआई में आ गई, कंसिडरेशन में जुड़ के वो स्टेप 4 में जुड़ के 5 में जुड़ गई, यही हुआ ना। लेकिन अब आगे भी तो आएगा, क्या आएगा आगे बताए। स्टेप 3 वहां क्या की थी देखो ना, ये हाँ, पोस्ट बीसी को कितना रिलेट करेगा, पोस्ट बीसी को कितना रिलेट करेगा, बताएं भाई। इस उसमें क्या करना हमने, न्यू अवार्ड, तो यहाँ तो न्यू है ही नहीं, तो यहाँ तो बस वो 125 में से 50 एनसीआई में चले गए, तो बचा हुआ 75 ही तो रह जाएगा। अरे 125 से 140 वही कहा, तो इसमें सिंपल है, एफवी ऑफ ओरिजिनल अवार्ड ही तो रहेगा, एफवी ऑफ, तो न्यू अवार्ड तो है ही कहा, पेरेंट कंपनी ने, एक्वायरर ने बोला ही नहीं है कि हम आपको कोई शेयर देने वाले, तुम्हारा जो रिप्लेसमेंट अवार्ड तुमने दे रखा था वो वैसा ही रहेगा, हमें कोई मतलब नहीं है उससे, दैट्स इट। तो ओरिजिनल अवार्ड माइनस अमाउंट कैलकुलेटेड अंडर स्टेप, ये मेन कहानी थी। क्या ये बात आपको समझ, तो मैंने आपको थोड़ा, मैं ये मानने को, मैं ये मानता हूं, मतलब मैं आपको थोड़ा आश्वासन भी दूंगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस, कि मैं ऐसा समझता हूं कि ये जो हमने पढ़ा पूरा कॉन्सेप्ट, एसबीपी क्या है, कितने तरह के होते हैं, एसबीपी की बातें यहाँ इंडेक्स एसोसिएटी में क्यों हो रही हैं वो भी समझ में आता है, और अगर हो रही है बातें तो फिर उसका क्या ट्रीटमेंट करना है वो समझ में आता है। तो हमने वो बात समझी, उसके बारे में नोट्स लिख लिए, सवाल भी मैंने आपको बना के बताया, ये इस तरह से बैलेंस शीट बना के मैंने दिखाई जिसमें, ठीक है ना, ठीक। अच्छा, ये जो बैलेंस शीट थी, इसमें ये इन्वेस्टमेंट वाली एंट्री अभी बाकी है, ये जो बैलेंस शीट थी, इस मतलब हालांकि वो हो जाएगी तो वो तो ऊपर से कैश कम हो जाएगा, असेट में इन्वेस्ट, सेपरेट बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, है ना, हमने यहाँ पे सीधे कंसोलिडेशन की एंट्री की, ठीक है ना। तो मैं समझता हूं कि ये कॉन्सेप्ट 70-80% दिमाग में घुस गया है, मैं खुद कहता हूं 100% नहीं, एक 70-80% आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होती कि हमें क्या करना है, ये वो पिक्चर क्लियर, ठीक है। और इसके बाद जो है, जब सवाल करेंगे, सवालों में जब आएगा, अगर कोई प्रॉपर सवाल भी नहीं होगा तो मैं एक एडिशनल सवाल आपको करवा दूंगा, चलिए एक दिन हमको ज्यादा लग जाए वो कोई दिक्कत नहीं है, हम एक एडिशनल एक अच्छा सवाल इसका करेंगे, और जो है इस टॉपिक को पूरा 100% पर लेकर जाए, मतलब मैं खुद मानता हूं कि मैं अभी इसको 70-80% तक लेकर आया हूं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है आप समझें, कि जैसे मैंने आपको बताया ना, मुझे तो आइडिया है कि जैसे हम जब AS21 का कंसोलिडेशन करते थे तो जो सब्सिडरी की प्रेफरेंस कैपिटल होती थी वो आएगी तो सही, लेकिन वो एनसीआई माइनॉरिटी में आती थी, क्योंकि मालिक के अलावा सारे नौकर होते थे, तो ऐसी कई चीजें जैसे आपकी मिस आउट है, तो इसलिए दिक्कत होती है, इसलिए हम बहुत आराम आराम से, ठीक है। तो अब इसके, ये हमारा एसबीपी भी हो गया, प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के बारे में मैं कल थोड़ा सा आपको बता दूंगा, वो उसमें कुछ ज्यादा है नहीं। तो अब देखें, आप कंसिडरेशन की हमारी लगभग सारी स्टेप्स हो चुकी है, कैश सेटल्ड में भी मतलब अल्टीमेटली होना यही है, उसका ट्रीटमेंट यही होना है, लेकिन जब कैश सेटल्ड होता है ना, तो एक्चुअली वो 102 में ही बहुत अलग अलग बातें हैं, तो वो इतने केस यहाँ उसमें आएंगे ही नहीं आएंगे, मतलब वो केस यहाँ बनेगा नहीं, क्योंकि वहां पे उसकी उसको फाइनेंशियल लाइबिलिटी माना गया है, यहाँ मतलब अभी अपन उस पर डिस्कस ना करें, फिलहाल इतना रहने, इसीलिए मैं खुद कह रहा हूँ 70% तक हम पहुंचे, क्योंकि 102 को लेकर आना पूरी तरह से और बढ़ना आगे, इतना ही अभी समझे, मैं चाहता ना तो अभी ये दो चीजें और लिखवाते ही, इससे ही चलने दे, ठीक है ना। तो अभी क्वेश्चंस यहाँ पे अपने को आगे थ्योरेटिकली जाने से ज्यादा जरूरी कि हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो बस बाकी कल करते हैं क्वेश्चंस फिर।